हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पीसीएस वाला ऑनलाइन क्लासरूम। आज का जो पॉइंट है वो है हमारा जो प्रमुख षड्यंत्र केस हुए थे जहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। वो सारे केस हमने एक ही बार में निपटा दिए हैं। सारे केसों का निपटारा एक ही बार में है। जो प्रमुख केस रहे हैं, 7 केस हैं हमारे पास। ब्रिटिश शासन के दौरान जब क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी, जो हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो कभी जब सुनियोजित हमारी जो योजना है वो कार्य नहीं कर पाती थी। जैसे स्वदेशी आंदोलन हमने चलाया बंगाल विभाजन के बाद, तो वो जब खत्म होने के टाइम पे आया तो एक ऐसा धड़ था जो उग्रवादी ग्रुप से आता था, जो एक्सट्रीमिस्ट था। तो उस ग्रुप ने ये ठान लिया कि आज़ादी अब विनती, अनुनय, विनय इन सब नीतियों से नहीं मिलनी। आज़ादी कुछ करके मिलनी है, या तो सामने वाले को मारना है या उसे डराना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी समितियां गठित की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। युगांतर जो पत्र हैं, ऐसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये फैलाया जाता है कि भाई जो स्वतंत्रता है वो ऐसे नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता के लिए हमें 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ जो हाथ हैं वो उठा लेने चाहिए। ऐसी ऐसी बातें पत्रिकाओं में बताई जाती हैं और फिर उनका असर देखने को मिलता है कि क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो जो क्रांतिकारी घटनाएं शुरू होती हैं उन्हीं में जब कहीं किसी पर पिस्तौल से अपना गोली मार दी, जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देते थे, ऐसे क्रांतिकारियों के ऊपर अलग अलग जगह पे केस चलाए जाते थे। उनमें पहला ही हम केस देखें तो पहला है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस कब होता है और इसके दोषी कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन महत्वपूर्ण षड्यंत्रों को, उनके वर्षों को और प्रमुख जो दोषी हैं उनको आप नोट कर लीजिए। पहला है हमारा मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, जो 1908 में घटित होता है। इसके प्रमुख जो दोषी हैं वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बनाए जाते हैं। दरअसल हुआ ये था, एक किंग्सफोर्ड नाम का रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट था जो कोलकाता का था। तो वो अत्याचार बहुत करता था और उसकी छवि ऐसी नहीं थी कि वो भारतीयों में कुछ अच्छा फैलाए। और क्रांतिकारी घटनाओं का उद्देश्य ही यही था कि ऐसे सभी ब्रिटिश, चाहे प्रशासक रहे हों चाहे गवर्नर रहे हों, वो सभी लोग जो अलोकप्रिय हैं जनता में, यानी जनता जिनको पसंद नहीं करती है, जो जनता के साथ मारपीट करते हैं, जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को मारा जाए। हुआ ये कि जिस टाइम किंग्सफोर्ड अपने दफ्तर जाता था तो उस टाइम को इन्होंने नोट कर लिया और देखा कि इसकी गाड़ी पे ये इतने बजे आता है और यही होता है। इन्होंने बम फेंका, लेकिन उस दिन वो दुर्भाग्य से उस गाड़ी में वो किंग्सफोर्ड ना होके 2 महिलाएं थीं, ब्रिटिश महिलाएं। उन दोनों की जान चली जाती है और किंग्सफोर्ड बच जाता है। तो हुआ ये कि इसमें प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने तो खुदकुशी कर ली और जो खुदीराम बोस थे उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला केस है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस को चलाया इसलिए गया था कि जो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, अनुशीलन समिति, इसके सदस्यों पर यह आरोप था कि ये लोग ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध में देशद्रोह कर रहे हैं या विद्रोह फैला रहे हैं। तो ऐसी समिति, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए सभी लोग पकड़ के जेल में डाल दिए गए। अब क्योंकि उनमें प्रमुख अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष थे, तो इन दोनों को पकड़कर भी जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि अरविंद घोष को जब पकड़ा जाता है तो इनका जो मुकदमा है वो सी आर दास लड़ते हैं, सी आर दास या चितरंजन दास, और वो इस मुकदमे में इनको बरी करवा देते हैं क्योंकि ये मुकदमा अलीपुर जगह पे चला था, महाराष्ट्र में ये जगह है। तो इसलिए इस केस का नाम अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अगला केस है हमारा नासिक षड्यंत्र केस। ये घटना 21 दिसंबर
1909 की है, जब अनंत कन्हेरे ने, एक ब्रिटिश जज थे जिसका नाम था AMT जैक्सन, शॉर्ट में जैक्सन नाम याद रख सकते हैं, इस जैक्सन की हत्या कर दी थी गोली मारकर। कन्हेरे को तो पकड़ा ही पकड़ा पुलिस ने, साथ ही कृष्ण जी कर्वे, विनायक देशपांडे, इनको भी इनके साथ षड्यंत्र के रूप में पकड़ा गया। और सबसे अहम बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इसी में गणेश सावरकर और VD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इन दोनों को भी यानी दोनों भाइयों को भी काले पानी की सजा दे दी जाती है। काले पानी यानी अंडमान निकोबार जेल जो थी, वहां भेज दिया जाता था इसी षड्यंत्र के चक्कर में। और वो क्यों कि जांच के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह पाया कि सावरकर बंधुओं ने इन्हें पिस्तौल मुहैया कराई है कन्हेरे को, तो इसलिए इनको भी काले पानी की सजा दे दी जाती है। जब ये काले पानी जाते तो यहां से क्वेश्चन और भी बनता है, वहां ये एक महाकाव्य भी लिखते हैं और उन महाकाव्यों के नाम हम देख सकते हैं, कमला और दूसरा था गोमांतक। गोमांतक, ये दो महाकाव्य लिखते हैं। साथ ही VD सावरकर का और एक और लेख है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो ये लेख था, ये लिखा था 1907 में। जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष हुए थे तो उस पर उन्होंने एक लेख लिखा था। इस लेख को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रकाशित होने से पहले ही जब्त करवा लिया था, आधी कॉपी ही इसकी बिछ पाई थी, इसे जब्त करवा लिया था। फिर पीक वीक पेपर्स के नाम से इस लेख को बांटा गया था, बेचा गया था। अगला है हमारा दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था। दरअसल 1911 में दिल्ली दरबार दर्पण का आयोजन किया जाता है, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो उस समय जो वायसराय था, जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाता है, तो दिल्ली में ही एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। तो वो अपनी गाड़ी से निकल के जा रहा था, तो उसकी गाड़ी पर बम फेंकने का काम मुख्यतः रास बिहारी बोस के अंडर में किया गया। जो फेंकने वाले 3 व्यक्ति थे उन्हें पकड़ा गया, एक वसंत कुमार विश्वास, दूसरे अमीचंद, ये अमीचंद हैं, और तीसरे अवध बिहारी। इन तीनों को मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन ये जो पूरा घटना था, ये जो पूरी घटना थी, वो रास बिहारी बोस के अंडर में की गई थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली षड्यंत्र केस के मुख्य मास्टरमाइंड कौन थे, तो अवध रास बिहारी बोस। और यदि आपसे पूछे कि इसके दोषी कौन थे, तो अवध बिहारी, अमीचंद या वसंत कुमार में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कानपुर वेल्सेविक षड्यंत्र केस, ये दरअसल 1924 का केस है और हुआ इसलिए था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ साम्यवाद को उभरने से रोक रही थी। साम्यवाद समाजवाद का ही एक एक्सट्रीम रूप है, और समाजवाद मतलब सारी संपत्ति पर सबका अधिकार होना चाहिए। तो साम्यवाद को उभरने से रोकने के लिए सरकार ऐसे सभी लोगों पे जो विदेश से आ रहे थे, या अफगानिस्तान से या रसिया से या कहीं से भी यदि आ रहे थे और साम्यवादी विचारधारा को लेकर भारत में आ रहे थे, तो उन्हें वो पकड़ लेती थी और ऐसे लोगों को पकड़ कर जेल में ठूस देती थी। इसमें जैसे सबसे पहले हम देखें तो ऐसे डांगे, MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नलनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, सिंगार वेलू चेट्टियार और गुलाम हुसैन, ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन पर कानपुर वेल्सेविक षड्यंत्र केस चलाया गया था। इन सभी को ये बताया गया कि ये साम्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कानपुर वेल्सेविक षड्यंत्र केस में कौन कौन संबंधित हैं। तो ऐसे डांगे, एम.एन. राय, नलिनी गुप्ता, ये क्वेश्चन तो पूछा भी जा चुका है पीसीएस में, 2 बार आ चुका है। और अलग अलग सीएचएसएल या सीजीएल में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है हमारा काकोरी कांड। काकोरी कांड आप सभी इससे अवगत होंगे। काकोरी कांड से आप सभी अवगत होंगे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, इन 4 व्यक्तियों ने, मुख्यतः तो बहुत सारे व्यक्ति थे लेकिन प्रमुख थे, जब दोषी ठहराया गया तो 4 व्यक्तियों को ठहराया गया, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को तो पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई 19 दिसंबर 1927 को। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी बच निकले और ये ब्रिटिश के हाथ नहीं आए थे। बाद में जब अल्फ्रेड पार्क में एक दुर्दांत घटना के दौरान इनकी मृत्यु होगी, लेकिन इस केस से ये बच गए थे। ध्यान रखेंगे तो काकोरी कांड में मुख्य अभियुक्त कौन थे? रोशन सिंह, अशफाक उल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। यदि आपसे पूछा जाए तो इसके आरोपी कौन कौन थे, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम भी इनके साथ साथ जोड़ देना है। अगला है हमारा मेरठ षड्यंत्र केस। दरअसल मेरठ षड्यंत्र केस, जैसा मैंने बताया था अभी, कि जो साम्यवादी विचारधारा थी उसी को रोकने के लिए दोनों षड्यंत्र केस थे, कानपुर भी और मेरठ भी। इसमें यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे 3 ब्रिटिश अधिकारियों को पकड़ लिया था जो भारत में साम्यवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो ऐसे जो 3 अधिकारी हैं उनका नाम पूछा जाता है कभी कभी। 1930 की यह घटना है। हालांकि इसमें केस तो 30 से 32 लोगों पे चलाया गया था, लेकिन फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रेडले और लेस्टर हैचिंगसन, ये 3 नाम प्रमुख हैं, ये पूछे जाते हैं। तो मेरठ षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी 1929 का ये केस है। इसमें फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन का नाम आएगा। अन्य आरोपियों में ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद, इनका भी नाम दिया जा सकता है। नलिनी गुप्ता भी नाम दिया जा सकता है, उनसे भी आप सावधान रहेंगे। ठीक है। और इनमें जो प्रमुख षड्यंत्र हैं उनको मैंने और भी डिटेल में बताया है। आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। पीसीएस वाला टेलीग्राम के नाम से इसकी पीडीएफ जा चुकी है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये बात बताइए कि शॉर्ट टाइम में क्वालिटेटिव कंटेंट यहाँ मिल सकता है। और हमारी इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वाला से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।